सुप्रीम कोर्ट ने कि परामर्श का मतलब यहां पर बस इतना है, विचारों का आदान प्रदान। मतलब ये हुआ कि उस समय ये बाध्यकारी नहीं था सरकार पर, ठीक है। लेकिन फिर 90 के दशक में जब सेकंड जुडिशियल केस हुआ तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परामर्श का मतलब विचारों का आदान प्रदान नहीं बल्कि उसको मानना है ना, वो इन्फोर्सेबल है, ठीक है। और उसमें कंसेप्ट आया CGI+2 का, CGI+2, कि एक होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 होंगे वरिष्ठतम न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। और ये लोग जो सिफारिश भेज देंगे वो सिफारिश मानना पड़ेगा, वो बाध्यकारी प्रवृत्ति का है ना, इन्फोर्सेबल टाइप का है, ठीक है। तो ये आपको मानना पड़ेगा। लेकिन यहां जो है CGI+4, इसमें बस क्या हुआ, तो इसमें नंबर्स बढ़ा दिया गया, ठीक है। यहां पर नंबर बढ़ा दिया गया और इसमें भी, यहां भी कहा गया था कि बहुमत का बात मानना है ना। मतलब कि ये लोग जिस नाम को रिकमेंड करके भेज देंगे, राष्ट्रपति महोदय या पूरी सरकार चाह के भी उस नाम को बदल नहीं सकती है, अगर नाम बहुमत के साथ है तो। अगर नाम मेजोरिटी के साथ है, 5 लोग हैं, वर्तमान का कॉलेजियम इस स्थिति पर काम कर रहा है, इसमें से 5 लोग में से 3 पर बहुमत है, तो 3 लोग यदि किसी एक नाम या 2 नाम या 5 नाम का सपोर्ट करके भेजते हैं तो सरकार के पास उसको बदलने का कोई विकल्प नहीं, सरकार उसको बदल नहीं सकती है, सरकार उसको मानेगी और सरकार उसको लागू करेगी, ठीक है। ये एडवाइस इम्फोर्सली टाइप का है और इसी वजह से यह कॉलेजियम जो है यहाँ पे स्थापित हुआ है और इसी वजह से कॉलेजियम के अंदर में दिक्कतें हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है अब ये बात है कि भाई इस व्यवस्था से जब अपॉइंटमेंट हो रहा है तो क्या ये अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया निष्पक्ष है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 90 के दशक में जब यह चीज कोर्ट को दे दिया गया तो अगर आप देखेंगे तो उसी वर्ष एक मामला आया बी रामास्वामी का मामला, जिन पर इंपीचमेंट करने की तैयारी थी, इंपीच किया भी जाने का ये चल रहा था, लेकिन वॉकआउट कर जाने की वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसके बाद बहुत सारे न्यायाधीशों का ऐसा मामला आया जिसमें ये चर्चा में रहा कि कॉलेजियम ने उनका रिकमेंडेशन तो कर दिया, लेकिन उस रिकमेंडेशन का मतलब में बहुत नेपोटिज्म देखा गया, या ऐसे लोगों को रिकमेंडेशन भेज दिया गया सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने के लिए, है ना, जो मतलब अनुभव भी नहीं है उतना, सीनियरिटी का कोई बात नहीं है, बस इतना है कि कॉलेजियम में उनका कोई आदमी था, है ना। तो जिस प्रकार का नेपोटिज्म का आरोप बॉलीवुड में लगता है कि हीरो का बेटा हीरो हीरोइन बन जाते हैं, है ना, हीरोइन का बेटा बेटी सब हीरो हीरोइन बन जाता है, नेतागिरी में लगता है कि नेताजी का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, है ना, नेताजी की बेटी होगी तो वो सांसद बनेगी, आम आदमी कुछ नहीं करेंगे, है ना, आम आदमी को मौका बाद में मिलता है, लास्ट में मिलता है, पहले तो उत्तराधिकार वाली बात होती है। तो एज वेल एज जैसे वहां हो रहा है उसी प्रकार का आरोप कॉलेजियम पे भी लगता है कि कॉलेजियम में भी ऐसा ही हो रहा है, आप बहुत मेरिटोरियस हैं और अगर आपका कोई कॉलेजियम में आदमी नहीं है तो आपका नाम रिकमेंड होकर जाएगा ही नहीं सुप्रीम कोर्ट के लिए, है ना, तो आप हाई कोर्ट से ही रिटायर कर जाएंगे, और आपके पास बहुत ज़्यादा योग्यता नहीं है फिर भी आपका आदमी कॉलेजियम में है तो आपके नाम को रिकमेंड करके भेज देगा। ऐसे बहुत बार आरोप लगे हैं। तो जब पहले हमारे देश में जो व्यवस्था था वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट की व्यवस्था थी, गवर्नमेंट ही अपनी मर्जी से करती थी, तो हालांकि उस पर भी आरोप लगा, वो भी व्यवस्था अपने आप में निष्पक्ष नहीं था, उस व्यवस्था को भी बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसमें भी दिक्कतें तो थी, क्योंकि सरकार अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप कर रही थी व्यवस्था में। तो उसी को खत्म करके इस व्यवस्था को लाया गया कि हम लाते हैं बहुत अच्छा व्यवस्था, है ना, उसमें एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस है, तो एग्जीक्यूटिव के इंटरफेरेंस को मिनिमाइज करने के लिए हम एक नई व्यवस्था लेकर के आते हैं। नई व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट लेकर के आ गई। तो जब यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट लेकर के आई नई व्यवस्था, तो नई व्यवस्था को तो पाक साफ होना चाहिए था, है ना, क्योंकि आप इसीलिए लेकर के ही आए थे कि यह व्यवस्था बहुत बेहतर होगी। तो जब आप बेहतरी के लिए इस व्यवस्था को लेकर के आए और उस पर भी आरोप लग गया, उस पर भी आरोप है कि उसमें गलत हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, स्कैम हो रहा है, दिक्कतें हो रही हैं। तो जब यहां पर खामियां हो रही हैं, तो जब 70 के दशक में 2 बार जो गलतियां हुई एन रॉय और MU बेग के मामले में,
वैसी बहुत सारी गलतियां 90 से लेकर अभी तक हो रही हैं। तो जब वहां पर उस व्यवस्था को बदल दिया गया तो इस व्यवस्था को सुधारने में क्या दिक्कत है? और अगर आप नहीं सुधार सकते, इसको नहीं बदल सकते हैं तो ठीक है, मत बदलिए, लेकिन निष्पक्ष हो जाइए ना, कम से कम ट्रांसपेरेंट कर दीजिए, खुद को पारदर्शी बना दीजिए और मेरिट को सामने रखिए, और जो मेरिटोरियस है कॉलेजियम उसी को रिकमेंड करे, है ना, पक्षपात ना हो कॉलेजियम के अंदर में, तो भी ठीक है। तो कोर्ट को उन सभी चीजों को ठीक करना पड़ेगा, ठीक है, और इसको तब जाकर के इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, अन्यथा जिस प्रकार से चल रहा है तो उस पर बहुत सारा आरोप है, और जब कोई आरोप लगता है तो उसको ठीक करना या उसके बारे में अपना स्टैंड क्लियर करना, ये कोर्ट का कर्तव्य है और कोर्ट को ये काम करना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये व्यवस्था ही देश में चल रहा है, और ये व्यवस्था यही है, इसी व्यवस्था को कहते हैं कॉलेजियम, जिसमें न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। और यह व्यवस्था पूरे वर्ल्ड में केवल एक देश है जहां पे है, उसका नाम है इंडिया, जबकि हमारे देश में जुडिशियल सुपरमेसी नहीं है। हमारा देश का संविधान न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, फिर भी यह व्यवस्था चल रहा है। अमेरिका जैसा देश जहां पर जुडिशियल सुपरमेसी है, वहां पर भी न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा ही की जाती है। वहां पर न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करते, जबकि जुडिशियल सुपरमेसी का देश है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, फिर भी हमारे यहाँ उस प्रकार की व्यवस्था विकसित कर ली गई है। और जबकि ये विकसित की गई व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ये स्वतः बनाई गई व्यवस्था है ना। लेकिन फिलहाल इसको सरकार चाहती है कि खत्म कर दे, और कोर्ट चाहता है कि इसको खत्म न होने दे। इसका रीजन ये है कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी कौन मारेगा, इससे पूरा पावर कोर्ट के पास है ना। तो कोर्ट चाहता नहीं कि इसकी जान दे, और सरकार के हाथ में से जो है कमांड निकल गया है, तो सरकार चाहती है कि कमांड हमारे हाथ में आ जाए। इसमें दोनों के अपने निहित स्वार्थ हैं, सरकार भी अपने स्वार्थों से भरी हुई है और कोर्ट भी अपने स्वार्थों से भरा हुआ है। लेकिन व्यवस्था जो है वो किसी के स्वार्थ से नहीं बल्कि संविधान से चलता है ना। तो ऐसी स्थिति में सरकार को भी और कोर्ट को भी संविधान में निर्धारित व्यवस्था को ही मानना चाहिए, और एक ऐसी व्यवस्था डेवलप करनी चाहिए जिसमें कि सरकार पर भी कोई आरोप न लगे और न्यायपालिका पर भी कोई आरोप न लगे, और न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी हो। क्योंकि अगर इसमें गड़बड़ी होगी तो फिर लोगों का न्याय पर से कहीं ना कहीं विश्वास जो है वो उठेगा, है ना, वो कमजोर हो जाएगा, जो कि देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए ये जो व्यवस्था है वो अभी वर्क कर रहा है, और फिलहाल तो कोर्ट इसको हटाने के मूड में दिख नहीं रहा है, सरकार इसको हटाने की पूरी प्रयास कर रही है। और इसी वजह से अभी आप देख रहे होंगे कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच जो है वो थोड़ी तानातानी चल रही है ना, थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा एलिजिबिलिटी लिखेंगे, एलिजिबिलिटी। ठीक है, योग्यता, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की जो एलिजिबिलिटी है, जो योग्यता है वो क्या है, लेंगे आर्टिकल 124। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124, अनुच्छेद 124 के अनुसार लेंगे कि एन इंडियन सिटीजन who is below 65 years of age, 65 years of age is eligible to be recommended for appointment as a judge of the Supreme Court, कोई भी भारतीय नागरिक जो 65 वर्ष की आयु से कम का है, भारतीय नागरिक जो 65 वर्ष की आयु से कम का है,
उसे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए, उसे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये तो अब एक बात है जो आपको ध्यान रखनी है। अभी और भी बातें इसमें कि देखिए मेन है क्या है कि 65 इयर्स एज से कम होना चाहिए ना, 65 साल से कम का आदमी। ठीक है, अब देखिए मतलब ये हुआ कि ये तो मैक्सिमम एज बताया गया ना जी आपको, ये तो मैक्सिमम एज है, अधिकतम आयु। मिनिमम एज का कोई चर्चा संविधान में नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई भी आयु सीमा संविधान में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैक्सिमम लिखा हुआ है। मैक्सिमम ये लिखा हुआ है कि आप चाहे किसी भी एज में ज्वाइन करिएगा सुप्रीम कोर्ट, लेकिन 65 वर्ष के होते ही आपको रिटायर्ड कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं? आप किसी भी एज में ज्वाइन कीजिए, लेकिन जब आप 65 साल के हो जाएंगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा? रिटायर कर दिया जाएगा, आप रिटायर्ड हो जाएंगे। ठीक है, आप उससे ज्यादा कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि 65 साल का एज ही आपका ये रहेगा। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे कि ही और सी, अब्लिक दे करके सी भी लिख लेंगे, है ना। ही और सी मतलब अगर कोई महिला जज बनने जा रही हैं या कोई पुरुष जज बनने जा रहे हैं तो ठीक है। ही हैज बीन अ जज, he has been a judge of one or more high courts, of one or more high courts for at least 5 years, at least 5 years। ठीक है, एक अथवा अन्य उच्च न्यायालय, एक अथवा एक से अधिक उच्च न्यायालय में 5 साल के लिए जज रहा हो। ठीक है, 5 साल के लिए जज रहा हो, 5 साल के लिए जज रहा हो। मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको जज बनना है तो 5 साल के लिए आपको हाई कोर्ट में जज रहना पड़ेगा। अभी ऐसे अभी भारत में जो है वो 25 हाई कोर्ट हैं। ठीक है, तो 25 हाई कोर्ट में किसी में एक हाई कोर्ट में या तो कंप्लीट 5 साल रहे हो, या फिर आप 2-3 हाई कोर्ट मिला करके भी 5 साल रहे हो, है ना। मतलब कभी पटना हाई कोर्ट में रहे, कभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में रहे, ठीक है, कभी मद्रास हाई कोर्ट में रहे। तो अलग अलग हाई कोर्ट्स में मिला करके भी अगर 5 साल तक आप जज रह गए हैं, या फिर अकेले सिंगल किसी हाई कोर्ट में अगर आप 5 साल के लिए जज रह गए हैं, तो आपको सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और पहला बात एज 65 साल से कम होना चाहिए, है ना। यानी कि 70 साल के हैं और हो गए तो आपका रिकमेंडेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मिनिमम एज का चर्चा नहीं, लेकिन मैक्सिमम एज का चर्चा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 साल के लिए आपको जज होना चाहिए। ठीक है, तभी आप सुप्रीम कोर्ट में जज बनेंगे, है ना। और ये जज कहाँ होना चाहिए? तो हाई कोर्ट में। या तो आप कंप्लीट किसी एक हाई कोर्ट में 5 साल पूरा कर लिए हो, या फिर आप 2-3 हाई कोर्ट में कहीं 1.5 साल जॉब किए, कहीं 2 साल जॉब किए, कहीं 3 साल जॉब किए, और ऐसे जोड़ करके आपका 5 साल हो गया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी आप सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के योग्य होंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? प्रोसीड नेक्स्ट। 5 साल के लिए जज हो, या फिर लिखेंगे कि ही हैज बीन एन एडवोकेट, सी ऐड कर लेंगे, ही हैज बीन एन एडवोकेट इन 1 or more high courts, in 1 or more high courts for at least 3 years, for at least 10 years, 3 years नहीं, 3 लिख लिया क्या,
10 ईयर्स लिखेंगे, 10 ईयर्स, ठीक है। मतलब समझिए क्या है कि 5 साल तक किसी कोर्ट में या तो जज होना चाहिए या 10 साल तक वकील होना चाहिए, है ना। तो 10 साल तक वकील होना चाहिए, यानी कि वो लिख लेंगे कि किसी उच्च न्यायालय में, किसी उच्च न्यायालय में या अलग अलग उच्च न्यायालयों में 10 साल तक वकील रहा हो, मतलब सब जोड़ करके, है ना, 10 साल तक वकील रहा हो, ठीक है, वकील रहा हो, ओके। तो 5 साल तक आप किसी हाई कोर्ट में जज रहे हो, ठीक है, या फिर आप भारत में जो 25 हाई कोर्ट्स हैं, इन 25 हाई कोर्ट्स में किसी किसी में या सब में अगर आप जाकर के काम कर रहे हैं तो 10 साल का आपके पास वकालत का अनुभव हो, ठीक है, तो भी आप सुप्रीम कोर्ट में जज के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो इसमें जो है पहला बात यह है कि 5 साल के लिए या तो किसी हाई कोर्ट में आप जज हो या फिर एक से अधिक हाई कोर्ट्स में मिला करके हो, या फिर 10 साल तक आप वकील रहे हो, ठीक है, हाई कोर्ट्स में ही, है ना, एक हाई कोर्ट में या एक से अधिक हाई कोर्ट्स में, है ना, कभी 2 साल, कहीं 1 साल, 3 साल, ऐसे करके अगर आप 10 साल से ज्यादा हाई कोर्ट में वकालत किए हैं तो, या किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहे तो आप दोनों ही स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की स्थिति में है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रही बात। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए क्या चाहिए, तो 5 साल तक हाई कोर्ट में जज रहा हो या फिर 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में वकालत किया हो, ठीक है। अब किसी हाई कोर्ट मतलब कि आप 25 हाई कोर्ट सब में मिलाकर के भी 10 साल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और जज के लिए भी सब मिलाकर के भी 5 साल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 5 साल के लिए जज हो या 10 साल के लिए वकील हो। तीसरा बात लिखेंगे कि ही इज द attorney is the attorney in the president eye, in the president eye, राष्ट्रपति के नजर में विधि का जानकार हो, राष्ट्रपति के नजर में विधि का जानकार हो, राष्ट्रपति के नजर में विधि का जानकार हो, ठीक है, मतलब राष्ट्रपति के नजर में कानून का बहुत बड़ा जानकार हो, ठीक है। अच्छा अटॉर्नी है यानी कि लॉ का जानकार है अगर, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या कर सकते हैं, तो अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग में लिख लेते हैं कि शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए और 65 वर्ष से आयु कम होना चाहिए। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बन सकता है, इसमें 5 चीजें बेसिकली आपको ध्यान रखनी है। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 65 वर्ष से कम आयु का हो। तीसरा, किसी हाई कोर्ट में 5 साल के लिए जज रहा हो। चौथा, किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत किया हो। और पांचवा, राष्ट्रपति के नजर में कानून का जानकार हो या विधि का जानकार हो, ठीक है। ये 5 फीचर्स होगा तो ही आप सुप्रीम कोर्ट में जज के लिए रिकमेंड किए जाएंगे, अन्यथा रिकमेंड नहीं किए जाएंगे, ठीक है। और इन सभी लोगों की अंतिम तौर पे जो नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन ध्यान रहे कि राष्ट्रपति इस नियुक्ति में स्वतंत्र नहीं है ना, कि अपनी मर्जी से किसी को नियुक्त कर देगा। ये सारी क्वालिटी के साथ जिसके नाम का रिकमेंडेशन जाएगा उसी को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, ठीक है। अगर यहां से रिकमेंडेशन गया कॉलेजियम में, है ना, ABCD का, है ना, और राष्ट्रपति चाहता हो कि नहीं E को हम बना दे, तो नहीं बना सकता है ना। वो उसी को बनाएगा जिसका रिकमेंडेशन कोर्ट ने किया है, कॉलेजियम ने किया है, ठीक है। तो कॉलेजियम का जो सलाह है वो राष्ट्रपति पर या सरकार पर बाध्यकारी है। सरकार अगर कुछ कर सकती है तो बस इतना कर सकती है कि डिले कर सकती है, विचार ही नहीं करेगी, है ना। कॉलेजियम का रिकमेंडेशन आ जाएगा तो बहुत दिन तक उसको इग्नोर कर सकती है, ठीक है, जल्दी नियुक्त नहीं करेगी, इतना सरकार कर सकती है। लेकिन सरकार अगर ये चाहे कि जो नाम रिकमेंड होकर के आए हैं
उन नामों को बदल दे तो वो नहीं कर पाएगी सरकार, वो सरकार के बस का नहीं है। ठीक है, प्रोसीड। तो इस प्रकार से यहां पर नियुक्तियां होती हैं। ओके, कोई दिक्कत? चलिए अब थोड़ा सा इसमें लिखेंगे, एक हेडिंग बनाएंगे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अब देखिए ये एक जरूरी चीज, जैसे कि कॉलेजियम में ये कहा जा रहा है कि भाई सरकार आएगी तो जुडिशरी की स्वतंत्रता प्रभावित होगी, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बात की संभावनाएं या शंकाएं तो बनी ही रहेंगी कि सरकार आएगी तो सरकार के इन्वॉल्वमेंट के वजह से जो जुडिशरी की जो निष्पक्षता है वो जरूर इम्पैक्ट होगा, है ना, क्योंकि सरकार चीजों को अपने मुताबिक स्टेब्लिश करने का प्रयास करेगी कहीं ना कहीं, है ना, और जब वो नहीं कर पाएगी चीजों को तो वो मतलब किसी भी तरह से इनके प्रकारेण जो है वो चाहेगी कि अपने हिसाब से लोग बैठे वहां पर। और अगर आप देखें कि कॉलेजियम में बेसिकली जो दिक्कत है वो क्या हो सकता है ना, जिसमें अगर सही क्वेश्चन जो उठाया जा सकता था वो ये हो सकता था कि मेजोरिटी, जो नया सरकार जो व्यवस्था लेकर के आई है एनजेएससी, उसमें सबसे बड़ी खामी यह है कि मेजोरिटी सरकार की है, मतलब मेजोरिटी एग्जीक्यूटिव का है। तो अगर कोर्ट किसी मामले पर डिनाई कर जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर सरकार या सरकार के माध्यम से जो नियुक्त लोग हैं अगर वो उस चीज को सपोर्ट करते हैं तो जुडिशरी का डिनाई बहुत ज्यादा इंफोर्सेबल टाइप का नहीं हो पाएगा, है ना। 8 लोग का ग्रुप बनेगा, उसमें से सुप्रीम कोर्ट से केवल 2-3 लोग ही रहेंगे, तो 5 लोग तो एग्जीक्यूटिव के हो जाएंगे। भले ही लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, विपक्ष का नेता होगा, लेकिन हमेशा विपक्ष में रहेगा, कभी तो सत्ता में आएगा तो वो भी उस अधिकार का प्रयोग करेगा। तो क्या हो सकता है ना कि ये सरकार या विपक्ष ये चोर चोर मौसेरे भाई बन जाए, है ना, अपने हिसाब से अपॉइंटमेंट कर ले, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये दिक्कत है उसके अंदर में, ऐसा नहीं कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उस ड्राफ्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो है ना, दिक्कत है। ठीक है, कि ऐसा हो कि मतलब या तो बराबरी का रखा जाए, सुप्रीम कोर्ट से उतने ही जजेस को शामिल किया जाए इतना कि एग्जीक्यूटिव से आप शामिल कर रहे हैं, है ना, ताकि सुप्रीम कोर्ट भी अगर कोई फैसला ले तो वो अपने मेजोरिटी से ले ले। हालांकि अगर ऐसा होता है तो ये भी संभावना होगी कि मामला टाई हो जाएगा, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा, लीडर ऑफ पोजीशन रहेगा, तो ऐसी स्थिति में हर मामले पर टाई होना भी मतलब ये नहीं कि हो जाएगा हर मामले पर टाई, बहुत सारे मामले पर ऐसा हो सकता है कि अपोजिशन कोर्ट के साथ खड़ा दिखे। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार को तो बाहर रहना ही चाहिए इन चीजों से, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर की बात है ना, शक्ति के पृथक्करण का बात है। अगर सरकार इसमें इन्वॉल्व रहती है बड़े स्तर पर तो फिर जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी इंपैक्ट होगी, और जुडिशरी का सबसे बड़ा जो चीज है वो है इंडिपेंडेंसी, है ना, स्वतंत्रता, और ये हमारे संविधान के तहत उसको दिया हुआ है ना, कि भाई वो स्वतंत्र रहेगी और उसका एग्जीक्यूटिव से बहुत ज्यादा कोई संबंध नहीं रहेगा। तो इसके लिए बहुत सारा सिक्योरिटी दिया गया है ना एग्जीक्यूटिव को,
जिसमें कि उसकी सरकार पर से निर्भरता कम हो सके, ताकि अगर आवश्यकता पड़े तो सरकार के खिलाफ भी निर्णय ले ले, है ना। सरकार के खिलाफ भी निर्णय लेने का अधिकार उसके पास है, जुडिशरी के पास। ठीक है, लिखेंगे थोड़ा सा। लिखेंगे कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेनी प्रोविजन, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेनी प्रोविजन, संविधान में the constitution has many provision to ensure the judiciary independency, to ensure the judiciary independency। संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संबंध में, संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संबंध में, न्यायपालिका के स्वतंत्रता के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट है ना, जो सरकार है, और इधर जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है ना, तो इन दोनों को से ऐसा कर दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट का सरकार पर बहुत ज़्यादा निर्भरता ना हो, है ना, बहुत ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी ना हो, क्योंकि डिपेंडेबिलिटी होगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ फैसला नहीं दे पाएगा, सरकार के खिलाफ कुछ कह नहीं पाएगा, और सरकार जो मर्जी सो कर लेगी, है ना। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने संविधान में ही कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर दी जिसमें यह तय कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सरकार पर निर्भर न रहे, है ना, और उसी को कहते हैं इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशियरी। ठीक है, कि इतना उसको शक्ति दिया गया, इतनी चीजें दी गई कि उसको किसी प्रकार से सरकार पर निर्भर न रहना पड़े। ठीक है, और वो निष्पक्ष रह करके सरकार के खिलाफ भी अगर कोई फैसला लेना है तो ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहला लिखेंगे इसमें फर्स्ट पॉइंट, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर यानी कार्यकाल की सुरक्षा। ठीक है, कार्यकाल की सुरक्षा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब एक बार कोई जज बन जाता है तो उसको कोई हटा नहीं सकता है ना, साधारण स्थिति में। ठीक है, एक बार जब वो सुप्रीम कोर्ट चला गया तो 65 साल के बाद सीधे रिटायर्ड करेगा, है ना, उसको आप हटा नहीं सकते। ठीक है, और अगर उसको अगर आप हटाना है तो बस दो स्थिति में हटा सकते हैं, जब वो मिसबिहेवियर किया हो, दुर्व्यवहार या इनकैपेसिटी, असक्षमता। दो ऐसे ग्राउंड्स हैं जो ग्राउंड्स के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, अन्यथा दूसरी कोई स्थिति नहीं है जब उनको हटाया जा सके, और वो भी प्रूव होना चाहिए उन्होंने मिसबिहेव किया है, इन्हें कि कह दिया और हटा दिया, नहीं, प्रूव होना चाहिए, उसके पर्याप्त साक्ष्य होने चाहिए, एविडेंसेस होने चाहिए, तब जा करके। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को जो है सो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि क्या है कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कार्यकाल की सुरक्षा। ठीक है, तो कार्यकाल की सुरक्षा का मतलब यही है कि सरकार को जब मर्जी तब इनको हटा नहीं सकती है। तो एक तो चले गए तो इनको पता है कि सरकार तो हमको हटा नहीं सकती है, तो अगर कोई भी मामला आएगा तो निष्पक्षता से सुन सकते हैं, उसको देख सकते हैं और अपना ऑर्डर भी रिलीज कर सकते हैं, है ना। लिखेंगे कि द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर गिवन सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल की सुरक्षा मिली हुई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल की सुरक्षा मिली हुई है। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर गिवन सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। वंस अपॉइंटेड, एक बार जब नियुक्ति हो जाती है, वंस अपॉइंटेड, एक बार जब नियुक्ति हो जाती है, दे विल रिटेन
their office, they will retain their office until the age of 65 years, until the age of 65 years। एक बार जब नियुक्ति हो जाती है तो 65 वर्ष की आयु के बाद ही, तो 65 वर्ष की आयु के बाद ही हटते हैं, ठीक है ना। एक बार जब नियुक्त हो गए तो 65 साल के बाद सीधे, ठीक है। तो इनको क्या है, कार्यकाल की सुरक्षा मिली हुई है, ठीक है। और इसका मतलब यह है, इनको जो कार्यकाल का सुरक्षा मिला हुआ है उसका मतलब यह है कि यह जो है वो क्या करते हैं, तो अपने हिसाब से अपना जो है वो पूरी प्रक्रिया यानी कि 65 साल तक ये अपना जॉब करते हैं। इनको हटाया नहीं जा सकता है बीच में, है ना। सरकार इनको चाह के भी नहीं हटा सकती है, ठीक है। क्लियर है। नोट करके लिख लेंगे, अब नोट करके लिखेंगे कि दे कैन बी रिमूव्ड, दे कैन बी रिमूव्ड only by a presidential order, only by a presidential order, only by a presidential order with recommendation of parliament, with recommendation of parliament on the grounds of, with recommendation of parliament on the grounds of proven misbehavior and incapacity, misbehavior and incapacity, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं क्या लिखे हिंदी में? नहीं लिखे, कुछ नहीं लिखे हैं। इन्हें हटाया भी जा सकता है, ठीक है, लिख लेंगे। इन्हें हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा, इन्हें हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा संसद की सिफारिश पर, इन्हें हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा संसद की सिफारिश पर, संसद की सिफारिश पर दुर्व्यवहार और असक्षमता, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, दुर्व्यवहार और असक्षमता के आधार पर, ठीक है, दुर्व्यवहार या असक्षमता के आधार पर। ओके, क्लियर है। तो देखिए यहां जो इनको हटाया जा सकता है ना, तो इनको कैसे हटा सकते हैं जी? तो पहला तो ये बात है कि इनको कार्यकाल की सुरक्षा मिली हुई है। एक बार जब ये नियुक्त हो जाएंगे तो ये 65 साल तक अपना काम करेंगे, उसके बाद सीधे रिटायर्ड हो जाएंगे। लेकिन अब चूंकि इनके अंदर में भी एब्सोल्यूटनेस ना आ जाए, निरंकुशता ना आ जाए, इसलिए इनके लिए भी एक परिस्थिति रखी गई है कि अगर ये मिसबिहेव करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, भ्रष्टाचार कर दिए कहीं पर, है ना, स्कैम कर दिए, इनकैपेसिटी, काम करने में सक्षम नहीं है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, इनको हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति के आदेश से हटा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि राष्ट्रपति कह देंगे हट जाएगा, नहीं, राष्ट्रपति का आदेश तभी आएगा जब संसद सिफारिश करेगी। मतलब कि एक एक्ट बना हुआ है, जज इंक्वायरी एक्ट 1967, जज इंक्वायरी एक्ट 1967 के अकॉर्डिंग
संसद के दोनों सदनों में हटाने का प्रस्ताव स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, है ना। स्पेशल मेजोरिटी मतलब कि विशेष बहुमत, संसद के दोनों सदनों से, बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दिस प्रपोजल सपोर्टेड विथ स्पेशल मेजोरिटी, कि यह जो प्रस्ताव है वह संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से क्या हो, समर्थित हो। अब विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3 बहुमत, 2/3 मेजोरिटी, है ना। तो संसद से सिफारिश जो आपने लिखा है कि संसद के सिफारिश पर, तो मतलब यह हुआ कि अगर जज को हटाना है तो लोकसभा या राज्यसभा, जो संसद के 2 सदन हैं, इन दोनों ही सदनों के दोनों हाउस से स्पेशल मेजोरिटी से प्रपोजल पास करके हटाया जा सकता है। ठीक है, दोनों सदन से पास होना चाहिए, यहां से भी और यहां से भी, और दोनों जगह से 2/3। तो इतना आसान प्रोसेस है जी, इतना आसान नहीं है। मान लीजिए लोकसभा में सरकार को बहुमत से पास करा लेगी, राज्यसभा में तो नहीं पास करा पाएगी। इसलिए आज तक किसी भी जज पर अभी इस तरह से नहीं हटाया गया, आज तक भारत के इतिहास में किसी भी जज को इस तरह से नहीं हटाया गया। ठीक है, तो इनको कार्यकाल की सुरक्षा है। अब इनको पता है कि इनको हटाना इतना आसान तो है नहीं कि सरकार जब मन तब हटा देगी, है ना। इस बात का भी इनको डर नहीं है, इसलिए खुल करके ये काम करेंगे। और सरकार के खिलाफ भी अगर इनको एक्शन लेना होगा तो सरकार के खिलाफ भी एक्शन ले लेंगे, सरकार को भी जो है सो सवाल जवाब के घेरे में ला करके खड़ा कर देंगे। और ऐसा बहुत बार होता है जब सुप्रीम कोर्ट सरकार को घेर लेता है और सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपना जवाब देना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा बहुत बार हुआ है और होता है। तो ये इसीलिए किया गया है ताकि सुप्रीम कोर्ट के जजों को सरकार का दबाव न झेलना पड़े। पता नहीं समझ में? यही है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ठीक है, कि कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है, इनको हटाए जाने का भय नहीं है। ठीक है, और इनको अगर हटाएगा कोई, है ना, तो 2 ग्राउंड पे हटाएगा। कौन कौन सा ग्राउंड? हाँ, असक्षमता या दुर्व्यवहार। ठीक है, और ये असक्षमता या दुर्व्यवहार जो है ये प्रूव होना चाहिए, प्रूवन होना चाहिए कि हाँ ऐसा इन्होंने किया है, तो इसी बेसिस पर इनको हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं हटाया जाएगा। और ये राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा हटाए जाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति का जो आदेश आएगा वो संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित हुआ होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? प्रोसीड। अब आइए सैलरी एंड अलाउंसेस, दूसरा पॉइंट। कार्यकाल की सुरक्षा है, इनको कोई हटा नहीं सकता है तो खुल के खेलेंगे, है ना। दूसरा, अब मान लीजिए खिलाड़ी को आउट होने का डर नहीं हो तो वो तो हर बॉल पर छक्का मारने का प्रयास करेगा ना जी, है कि नहीं? क्योंकि आउट होने का डर ही नहीं है। अगर बॉल विकेट पे लग भी जाता है तो भी आउट नहीं। ऐसे फ्री हिट मिलता है ना, फ्री हिट, तो फ्री हिट में ज्यादा छक्के क्यों लगते हैं? क्योंकि खिलाड़ी को पता है कि आउट ही नहीं होंगे, है ना, डर ही नहीं है। लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, अगर विकेट पे भी बॉल लग गया तो कोई बात नहीं, है ना। तो इनको फ्री हिट का विकल्प दिया गया है ना, कि आप करिए फ्री हिट, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई हटा ही नहीं सकता है, आप आउट नहीं होंगे, है ना। हाँ, अब लेकिन रन आउट हो सकते हैं आप, फ्री हिट में भी रन आउट तो होता है ना। तो वैसे है व्यवस्था कि मिसबिहेव अगर कर दिया, इतना ना एक्स्ट्रा काम कर लें कि खुद ही जनता के साथ धोखा करने लग गए, आप खुद ही गलती करने लग गए। तो जब खुद ही गलती करिएगा, मिसबिहेव करिएगा, दुर्व्यवहार करिएगा, है ना, काम करने की क्षमता नहीं रह जाएगी, तो ऐसी स्थिति में आपको हटा दिया जाएगा, है ना। लेकिन ऐसे में पूरी स्वतंत्रता है कि आप अपने हिसाब से चीजों को कीजिए और न्याय की, संविधान की रक्षा कीजिए। ठीक है। दूसरा है सैलरी एंड अलाउंसेस, यानी कि वेतन और भत्ता। वेतन और भत्ता, क्या कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, मुद्दा ये सब याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट सैलरी एंड अलाउंसेस, यानी वेतन और भत्ता। ठीक है, लिखेंगे कि द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट enjoy, judges of the Supreme Court enjoy good salary and allowances
good salary and allowances and this cannot be decreased except in the case of फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, लिख लेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता अच्छा होता है। अच्छा मतलब कि बेहतरीन। कितना है जी वेतन, तो बता सकता है? 2,80,000 किसका है? सीजीआई का। और अन्य न्यायाधीशों का? बिल्कुल, गुड। ठीक है, 280 जो है ना, ये सीजीआई का है वेतन, है ना, वर्तमान में, है ना। 2,80,000 कौन ले रहा है? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, और 2,80,000 सीजीआई का है और 2,50,000 जो है वो अदर अन्य न्यायाधीश, यानी कि जो 34 सुप्रीम कोर्ट में है तो सीजीआई का 2,80,000 और बाकी जो अन्य 33 है उनका 2.5 लाख। ठीक है, तो एक अच्छा वेतन भत्ता हुआ उनका, है ना। तो देखिए कि क्या है कि एक अच्छा वेतन भत्ता मिलता है और ये कभी कम नहीं हो सकता है। लिख लेंगे, इसे कभी कम नहीं किया सकता है सिवाय वित्तीय आपातकाल के। इसे कभी कम नहीं किया जा सकता है सिवाय वित्तीय आपातकाल के, सिवाय वित्तीय आपातकाल के। ठीक है, सिवाय वित्तीय आपातकाल के, है ना। फाइनेंशियल इमरजेंसी के समय ही केवल इनका क्या हो सकता है कि वेतन कम हो सकता है, अन्यथा दूसरा कोई रीजन नहीं होगा जब इनका वेतन कम किया जा सकता हो। ठीक है ना, इनका वेतन हमेशा ये मिलता रहेगा। ठीक है, और इसको बढ़ा सकते हैं, है ना, ये बढ़ सकता है। 2,80,000 तो इसको 2,90,000, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो करना है कर दीजिए, ये बढ़ेगा। लेकिन ये 2,79,000 नहीं हो सकता है ना, इसमें से कुछ भी नहीं घटेगा। ठीक है, इनके कार्य अवधि के दौरान। हाँ, एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर देश में वित्तीय आपातकाल लग गया तो देश का तो फाइनेंशियल कंडीशन ही खराब हो गया, तो फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गया तब भले कम कर सकते हैं आप। दूसरा ऐसा कोई स्थिति नहीं है कि इनका पैसा कम कर दिया जाए। ठीक है, अब देखिए इनका पैसा कम नहीं होगा तो इनको अब इस बात का भी डर नहीं है कि सरकार इनका पैसा कम कर देगी, ना इनको इस बात का डर है कि सरकार इनको हटा देगी, ना इनको इस बात का डर है कि सरकार इनका पैसा कम कर देगी। सरकार के खिलाफ बोल देंगे, सरकार के खिलाफ फैसला ले लेंगे तो भी सरकार इनका पैसा कम नहीं कर सकती है। सरकार के पास पावर नहीं है सर पैसा कम करने का। संविधान में ही लिखा हुआ है कि क्या है, तो ये जो है इनको कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो वेतन भत्ता होता है वो संसद की संचित निधि पर भारित होता है, डिपेंडेबल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो इसको कभी भी कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं होगा कभी। ठीक है, समझ रहे हैं? क्लियर है? नेक्स्ट, पावर्स एंड जुरिडिक्शंस। पावर्स एंड जुरिडिक्शंस। ठीक है, शक्तियां
और क्षेत्राधिकार। शक्तियां और क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार मतलब लिख लेंगे न्यायिक क्षेत्राधिकार, है ना, जुरिडिक्शन, न्यायिक क्षेत्राधिकार। ठीक है, लिखेंगे कि द सुप्रीम कोर्ट्स पावर, द सुप्रीम कोर्ट पावर्स the Supreme Court's powers and jurisdiction, the Supreme Court powers and jurisdiction can only be added by the parliament, can only be added by the parliament and not be minimized, and not be minimized। लिख लेंगे कि संसद की शक्ति और न्यायिक क्षेत्राधिकार को, न्यायपालिका की, संसद की नहीं लिखेंगे, लिखेंगे न्यायपालिका की, ठीक है, न्यायपालिका की शक्ति और क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार बढ़ाने का या उसमें कुछ जोड़ने का अधिकार केवल संसद के पास है। बढ़ाने का या उसमें कुछ जोड़ने का अधिकार केवल संसद के पास है, ठीक है, लेकिन कम नहीं कर सकती है। देखिए, इनका शक्ति बढ़ा देगी, इनका काम करने का जो चीज है वो सब बढ़ा देगी, इंक्रीज कर देगी, लेकिन उसको घटा नहीं सकती है, उसको कम नहीं कर सकती है ना, उसको कम करने का पावर इसके पास नहीं है। ठीक है, ओके, इसको कम नहीं कर सकती है, बल्कि क्या कर सकती है, इसको बढ़ा सकती है। ठीक है, तो ये भी इनका क्या है, छूट है कि इनका शक्ति जो है, इनका पावर जो है वो कभी कम नहीं होगा, बढ़ेगा लेकिन कम नहीं होगा। अब सोचिए, जिसको हटाया नहीं जा सकता हो, है ना, जिसका वेतन भत्ता कम नहीं किया सकता है, इसके साथ ही उसकी शक्ति और उसके जो पावर्स, उसके जो जुरिडिक्शंस हैं वो कम नहीं होगा, बल्कि उसको बढ़ाया ही जा सकता है केवल। तो ये सब चीज क्या दर्शा रहा है, ये सारी चीजें क्या दर्शा रही हैं, स्वतंत्रता दर्शा रही हैं कि इनको कंप्लीट जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंसी दी गई है, लिबर्टी दी गई है कि ये फ्री होकर के काम करे, है ना, और इनको वो पूरा पावर दिया गया और ये लोग पूरा पावर एंजॉय करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट प्रोसेस, सबसे बड़ा तो यही है, नियुक्ति की प्रक्रिया। अगला पॉइंट लेंगे, अपॉइंटमेंट प्रोसेस, नियुक्ति की प्रक्रिया। नियुक्ति की प्रक्रिया लिखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम के सिफारिश पर, कॉलेजियम के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। The Supreme Court judges are appointed by the Supreme Court judges are appointed by the recommendation of Collegium, recommendation of the Collegium,
बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब देखिए इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होती है, कॉलेजियम के द्वारा होती है। कॉलेजियम नाम भेजती है, राष्ट्रपति नियुक्त कर देता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में कौन जज बनेगा और कौन जज नहीं बनेगा, ये भी कौन तय करता है, कॉलेजियम तय करता है, सुप्रीम कोर्ट ही तय करता है। अब इससे बड़ी स्वतंत्रता क्या चाहिए भाई, है ना। आपको कोई हटा नहीं सकता है, आपका वेतन भत्ता कम नहीं कर सकता है, आपकी शक्ति कोई कम नहीं कर सकता है ना। आपके अंदर नियुक्ति की प्रक्रिया आप स्वयं तय करते हैं। अब क्या चाहिए, आपको भगवान से शंभु बना दिया गया, आप ही विनाशक हैं, आप ही सृजन करता है ना। जबकि भारत में जुडिशियल सुपरमेसी नहीं है ना, जबकि हमारे देश में न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत नहीं है, जुडिशरी को सुपरमेसी नहीं दिया गया है ना। फिर भी इतने सारे पावर्स दिए गए। ठीक है, क्लियर है। तो नियुक्ति का तरीका भी एक इंडिपेंडेंसी को दर्शाता है ना। क्या है, नेक्स्ट लिख लेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, तो लिख लेंगे कि भारत के संविधान में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच। ठीक है, नहीं कि एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इसलिए लिखेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर, लिखेंगे सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन, separation of power between executive and judiciary discuss in Indian Constitution, discuss in Indian Constitution Article 50 in DPSP, Article 50 in DPSP। ठीक है, आप लोग भी अनुच्छेद उसमें मेंशन कर लेंगे। तो अनुच्छेद 50 है ना, अनुच्छेद 50 में किया गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, की कार्यपालिका अपना काम करेगी और न्यायपालिका अपना काम करेगी, यानी कि कार्यपालिका न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, और ये कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया था जी? हाँ, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय भारत में सबसे पहले इस कंसेप्ट को लाए थे, राजा राम मोहन राय, जो इंडियन सोशल रिफॉर्मर लीडर थे, है ना, समाज सुधारक थे। 19वीं सदी में भारत में जो सुधार हुआ था उसका क्रेडिट पूरा उन्हीं को जाता है ना। तो उन्होंने भी कहा था कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच क्या होना चाहिए, पृथकता होनी चाहिए, दोनों के बीच में सेपरेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे देश में भी क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर जो है सो स्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, और ये भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कितनी शक्तियां हैं और सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किस प्रकार से करता है। ओके, क्लियर है, प्रोसीड। नेक्स्ट लिखेंगे पावर टू पुनिश, दंड देने की शक्ति, पावर टू पुनिश, दंड देने की शक्ति।
कहेंगे सुप्रीम कोर्ट हैव पावर, सुप्रीम कोर्ट हैव पावर टू punish, to punish on the basis of court of contempt, on the basis of court of contempt। सर्वोच्च न्यायालय के पास शक्ति है कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के आधार पर, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के आधार पर दंड दे सके। हाँ, कंटेम्प्ट के आधार पर दंड दे सके। अब ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट क्या होता है? मतलब कि कोर्ट की आलोचना, न्यायाधीशों की आलोचना, है ना। अगर आप सार्वजनिक तौर पर कोर्ट की आलोचना करते हैं, कोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में गलत बात करते हैं, है ना, उसने किसी मामले में कुछ फैसला दिया, कुछ वर्डिक्ट दिया, और आप उसको कंटेम कर रहे हैं, आप उसको गलत प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, आप उस पर अनैतिक तौर पे बोल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट के पास पावर है कि अपने कंटेम्प्ट पर वहाँ पे कार्रवाई कर दे, है ना। अगर आप कोर्ट के बारे में भला बुरा बोलेंगे तो उसके पास ये पावर है कि वो आप पर कार्रवाई करे, ठीक है। तो ये भी इसलिए दिया गया है ताकि कोर्ट की जो शुचिता है, जो पवित्रता है, वो बनाए रखा जाए, है ना। अगर सभी लोगों को कोर्ट पर कुछ भी बोलने का अधिकार दे दिया जाएगा तो ये भारत की न्यायिक व्यवस्था को ही प्रभावित करेगा, है ना। ये भारतीय सिस्टम को ही इम्पैक्ट करेगा और किसी चीज को इम्पैक्ट नहीं करेगा, समझ रहे। तो इसलिए ये पावर जो है सो नहीं है, हालांकि फिर भी लोग डिस्कस करते ही हैं इन चीजों को। तो लेकिन कोर्ट के पास ये पावर है कि कोर्ट के जो कार्यवाही है, कोर्ट की जो बातें हैं, उस पर कोई इस प्रकार से मतलब गलत तरीके से बातचीत नहीं करेगा, या फिर जो है इसके लिए संसद के अंदर में भी कोई डिस्कशन नहीं होगा। ये तो मैंने जब पार्लियामेंट पढ़ा था तभी आपको बताया था कि कोर्ट के द्वारा किए गए कार्रवाइयों की चर्चा संसद में नहीं होगी, और संसद में जो हो रहा है उसकी चर्चा कोर्ट में नहीं होगी, है ना। तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मतलब होता है कोर्ट की आलोचना करना, कोर्ट की शिकायत करना, कोर्ट के बारे में गलत बातें करना, ठीक है। तो ऐसा अगर कोई करता है तो उसके लिए भी कोर्ट के पास दंड देने की शक्ति है। अब सोचिए, इतना पावर अगर किसी के पास हो कि आप मेरा आलोचना तक नहीं कर सकते, अगर आलोचना करेंगे तो आपको दंड हो जाएगा, आपको जेल हो जाएगी, आपको जुर्माना लग जाएगा, इस हद तक स्वतंत्रता दी गई है। तो इस हद तक स्वतंत्रता दिए जाने का क्या मतलब है? ये इस तरह का स्वतंत्रता देने का मतलब ये है कि कोर्ट निष्पक्ष रहे, है ना, कोर्ट किसी पक्ष में ना जाए, और कोर्ट पूरी तरीके से क्या किस पर फोकस करे, तो कोर्ट पूरी तरह से फोकस करे न्याय पर, जस्टिस पर, वो किसी के साथ इनजस्टिस ना कर दे। इतना पावर कोर्ट को दिया गया है कि सरकार भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो ये जनता के हित में दिया गया है। कोर्ट को अपनी इस भूमिका को समझना चाहिए, है ना। अगर कोर्ट ही कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों या संवैधानिक मूल्यों की आलोचना करने लग गई तो फिर ये क्या हो जाएगा? फिर तो ये देश के साथ, देश की जनता के साथ, संविधान के साथ धोखा हो जाएगा। जो संविधान इतना पावर दिए हुए कोर्ट को, वो क्यों दिया हुआ है? इसीलिए दिया गया है ताकि व्यवस्था को ठीक तरीके से बनाए रखा जाए, व्यवस्था को बिगड़ने ना दिया जाए, व्यवस्था बिगड़े नहीं, है ना। तो इस चीज का कोर्ट को जो है सो ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। प्रोसीड। तो इन सभी चीजों का जो है सो पावर यहां पर इसके पास दिया गया है ना। कोर्ट में जो कुछ भी होता है, ठीक है, उसका किसी का भी चर्चा संसद में या उसके बाहर नहीं कर सकते। एक मामला आया था पिछले वर्ष, जो आपने देखा होगा, जब कोरोना का लॉकडाउन लगा हुआ था, है ना, जब कोरोना का लॉकडाउन लगा हुआ था तब एक मामला आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के उस समय के जो सीजीआई थे, अरविंद एस बोबड़े साहब, है ना, वो नागपुर में एक नेताजी का महंगा बाइक चला रहे थे और बिना मास्क लगाए हुए। तो इस पर भारत के एक चर्चित वकील प्रशांत भूषण ने ट्वीट कर दिया कि भाई ये कैसे, है ना, मतलब कि आप न्यायाधीशों के आचरण पर भी आप कुछ नहीं बोल सकते हैं,
उस पर भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का चार्ज आप पर लग जाएगा। और यही उस समय जो आचरण किया हुआ था, उस संबंध में प्रशांत भूषण ने क्या किया, ट्वीट कर दिया, और इस ट्वीट को कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। कोर्ट ने उनको कहा कि जुर्माना लगेगा, है ना, जुर्माना की बात की कि जुर्माना लगेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आप मुझे जो दंड देना चाहें दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने कुछ गलत नहीं कहा है। इस देश में कोई भी एपेक्स पावर नहीं है, कोई भी सर्वोच्च शक्ति नहीं है, सब लोग संविधान के अनुकूल हैं, तो संविधान की नियम आप पे भी लागू होते हैं। और कोरोना काल चल रहा है, कोरोना में सबके लिए जब अगर कोई नियम निकला हुआ है तो वो आपको भी मानना चाहिए, है ना। और हमने वही बस कहा है, इसमें आप किसी प्रकार का हमने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं किया है। अंततोगत्वा कोर्ट को अपना सम्मान बचाने के लिए केवल 1 रुपया का जुर्माना लगाना पड़ा उनके ऊपर, सिंबॉलिक तौर पे कि चलो भाई जुर्माना नहीं दोगे, जेल भी नहीं जाओगे, तो कम से कम 1 रुपया दे दो, है ना, सिंबॉलिक तौर पर, ताकि सम्मान रह जाए कि आपने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया तो आपको सजा हुई, है ना। तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करने से बचना है। ठीक है, चलिए, तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करने से बचना है ना, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में नहीं जाना है, ठीक है। खैर, तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सब कुछ, ये क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंसी को दिखलाता है कि सुप्रीम कोर्ट की क्या इंडिपेंडेंसी है, इसके क्या स्वतंत्रताएं हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और क्षेत्राधिकार, है ना। अगला हेडिंग बनाएंगे सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और क्षेत्राधिकार, पावर्स एंड जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। वो केवल इंडिपेंडेंसी में अभी तक अपनी पावर देखा है सुप्रीम कोर्ट, कभी पावर का बात किए हैं, कौन सा केस देखेगा, कौन सा केस नहीं देखेगा, कैसे हो गया। वो तो बस केवल इतना था ना, वो तो छोटा सा एक बात था कि ये अपना अपने से करता है, लेकिन क्या क्या करता है मालूम है अभी नहीं, है ना। अभी देखेंगे क्या क्या करता है और क्या क्या नहीं करता है ना। इसका प्राइमरी जुरिडिक्शन क्या है, इसका सेकेंडरी जुरिडिक्शन क्या है, इसका एपेलेट जुरिडिक्शन क्या है ना, इसका सिविल जुरिडिक्शन क्या है, इसका क्रिमिनल जुरिडिक्शन क्या है, आपराधिक मामले में क्या देखता है, दीवानी मामले में क्या देखता है, कहाँ पे अपील कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते हैं, है ना। कौन सा मामला ऐसा है जो केवल सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा, दूसरा कोई कोर्ट देख नहीं सकता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं न्यायिक शक्ति या क्षेत्राधिकार, ठीक है। तो ये जुरिडिक्शन और क्षेत्राधिकार, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए बस इतना है। यहां तक में कोई दिक्कत, कोई समस्या इंडिपेंडेंसी पर? इंडिपेंडेंसी से सवाल आपको मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे और इसको समझ के रखेंगे ना कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस प्रकार से है, ठीक है।